गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अगली इस क्लास में। हमने इससे पहले की क्लास में अंश के ऊपर अंश कंपनी के लेखे अंश पर चर्चा कर रहे थे, ये उसी की सेकंड पार्ट है। तो हमने उसमें कंपनी के बारे में समझा था, इसमें हम समझेंगे अंश क्या होता है। क्या समझेंगे? अंश क्या होता है, यानी शेयर क्या होता है, शेयर क्या होता है, अंश क्या होता है, इसके बारे में हम इसमें समझेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है लखनऊ यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्ज़ाम की, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की दृष्टि से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो सबसे पहले अंश के बारे में समझते हैं कि अंश होता क्या है। ध्यान रखिएगा, इसमें जितनी भी धाराएं बताई गई हैं वो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बताई गई हैं, कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार नहीं बताई, क्योंकि अब कंपनी अधिनियम 1956 लगता ही नहीं है, अब सिर्फ कंपनी अधिनियम 2013 ही लागू हो रहा है। क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में कौन सा अधिनियम लागू है, तो कंपनी अधिनियम 2013 लागू है, कंपनी अधिनियम 1956 नहीं लागू है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो इसमें पहला है वो है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा। अंश क्या होता है? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 284 के अनुसार, 284 के अनुसार देखिए, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि कंपनी अधिनियम 2013 में किस धारा में अंश को परिभाषित किया गया है, शेयर के लिए डेफिनेशन लिखी गई है, तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 284 के अनुसार आपको अंश की डेफिनेशन लिखी गई है। किसकी डेफिनेशन लिखी गई है? अंश की डेफिनेशन लिखी गई है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में ज़्यादातर देखने में ये आया है कि एग्जाम में वो क्या पूछ लेता है, धाराएं पूछ लेता है। तो धाराएं आपको याद होना चाहिए किस धारा में क्या किया गया है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 284 के अनुसार क्या कहा गया है? अंश पूंजी का आशय, ऐसे लिख देते हैं इसको, अंश का आशय अंश पूंजी से होता है। अंश का आशय किससे होता है? शेयर का आशय किससे होता है? शेयर कैपिटल से होता है। कैपिटल को यूज कर, कैपिटल के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंशों को क्या करते हैं, अंशों को हम जनता में निर्गमित करते हैं, अंशों को बेचते हैं, होता है, अंश पूंजी से होता है, तथा उसमें स्कंद को भी शामिल किया जाता है, तथा इसमें स्कंद कहते हैं स्टॉक को भी शामिल किया जाता है। क्या करा जाता है इसमें? अंश को भी शामिल, मतलब इसमें स्कंद को भी शामिल किया जाता है। स्कंद कहते हैं इंग्लिश में स्टॉक को, यानी हम स्टॉक को भी इसमें शामिल करते हैं। अंश में किसको शामिल करते हैं? स्टॉक को भी शामिल करते हैं। तो अंश की डेफिनेशन में हमने सबसे पहले ये सीखा कि अंश जो शेयर है, जिसको हम शेयर कहते हैं, शेयर जो कंपनी अधिनियम, जो कंपनी का रूल है, कंपनी लॉ है, 2013 की धारा 284 के अनुसार है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। दूसरा, अंश का आशय अंश पूंजी से होता है, यानी शेयर का आशय शेयर कैपिटल से होता है। अंश पूंजी मतलब शेयर कैपिटल, अंश मतलब शेयर। इसमें स्कंद को भी शामिल किया जाता है, यानी स्टॉक को भी शामिल किया जाता है। जो स्टॉक वगैरह खरीदे जाते हैं, आपने ऑनलाइन अगर परचेसिंग करी हो तो स्टॉक वगैरह भी खरीदे जाते हैं कंपनी के, तो अगर आप स्टॉक वगैरह खरीदते हैं तो उसको भी अंश में ही शामिल किया गया है इस डेफिनेशन के अनुसार, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 284 के अनुसार दी गई है। तो आपको अंश समझ में आ गया होगा, अंश कहते किसे हैं। अगर अंश समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला, अंश के बाद आ जाता है कि अंश के प्रकार कितने होते हैं। क्या आ जाता है? अंश के प्रकार कितने होते हैं। हमारा अगला जो हमारा टॉपिक है वो होगा हमारा अंशों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ शेयर। शेयर कितने टाइप्स के होते हैं। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 के अनुसार, ये कोई यहाँ पे भी धारा दे दी, कंपनी अधिनियम की धारा 43 के अनुसार कंपनी अधिनियम की धारा 43 के अनुसार 43, अधिनियम की धारा 43
के अनुसार, किसके अनुसार? कंपनी अधिनियम की धारा 2013 में, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 के अनुसार, किसके अनुसार? 43 के अनुसार कंपनी केवल 2 प्रकार के अंशों का निर्माण कर सकती है। पहला होता है उसमें समता अंश, समता अंश मतलब जनता में खरीदने के लिए केवल 2 प्रकार, कई प्रकार के अंश होते हैं जिसमें से 2 प्रकार के अंश ऐसे होते हैं जिसको जनता में खरीदने के लिए, जनता द्वारा खरीदा जा सकता है, कंपनी उसको इशू कर सकती है। और दूसरा होता है पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार अंश। 2 तरह के अंश होते हैं जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 के अनुसार क्या कर सकती है? कंपनी निर्गमित कर सकती है, जनता द्वारा खरीदने के लिए उसको एप्लीकेट कर सकती है, उसको इशू कर सकती है। तो आपके ये समझ में आ गया होगा कि कंपनी के अंश कितने प्रकार के होते हैं। अंश और भी ज़्यादा प्रकार के, मैं भी आगे बताऊंगा आपको कौन होता है। कंपनी अधिनियम में ये 2 अंश मुख्य अंश होते हैं जो जनता द्वारा क्रय किए जाते हैं, आम जनता द्वारा क्या किया जाता है? उसको क्रय किया जाता है, परचेज करा जाता है। कंपनी अधिनियम की धारा 243 के अनुसार अंश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पूर्वाधिकार अंश, समता अंश। पूर्वाधिकार अंश प्रेफरेंस शेयर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, समता अंश जिसे हम लोग इक्विटी शेयर कहते हैं। तो आपकी ये समझ में आ गया होगा अंश के प्रकार। अब अंशों के एक एक प्रकार की ओर चलते हैं, एक एक प्रकार समझते हैं होता क्या है। सबसे पहला है हमारा समता अंश। समता अंश से आशय उन अंशों से होता है, समता अंश से आशय उन अंशों से होता है, समता अंश से आशय उन अंशों से होता है जो पूर्वाधिकार नहीं होते, जो पूर्वाधिकार नहीं होते, जो पूर्वाधिकार नहीं होते। इन्हें कंपनी का लाभांश पूर्वाधिकार अंश धारियों के बाद मिलता है, अंशधारियों के बाद, पूर्वाधिकार के अंशधारियों के बाद मिलता है, धारियों के बाद मिलता है। देखिए समता अंश क्या होते हैं, इक्विटी शेयर क्या होते हैं? वो अंश जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है तथा जिनको लाभांश यानी डिविडेंड बाद में मिलता है, पहले पूर्वाधिकार अंश के अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है। ये भी ध्यान रखिए। दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा कि पूर्वाधिकार के अंश के अंशधारियों को, पूर्वाधिकार यानी प्रेफरेंस शेयर के होल्डर्स को हमेशा मतलब हर साल लाभांश दिया जाता है, लेकिन इक्विटी शेयर के शेयर होल्डर्स को तभी लाभांश दिया जाएगा जब कंपनी को पर्याप्त लाभ प्राप्त हो, मतलब पूरा प्रॉफिट अगर हो रहा है तभी आप समता अंश के अंशधारियों को लाभांश देंगे, अन्यथा उस साल लाभांश नहीं देंगे। लेकिन पूर्वाधिकार अंशधारियों को आपको घाटा हो, आपको कुछ भी हो, आपको उनको लाभांश देना पड़ेगा। पूर्वाधिकार अंश के अंशधारियों को लाभांश देने का कोई सीमा नहीं होती है। 10,000 भी दिए जा सकते हैं, 10 लाख भी दिए जा सकते हैं, 10 करोड़ भी, जैसा लाभ होता है वैसे दिए जाते हैं। लेकिन पूर्वाधिकार अंश समता अंश के अंशधारियों को लाभांश वितरित करने में कोई सीमा नहीं होती। उनको 10,000 का भी लाभांश दिया जा सकता है, 10 करोड़ का भी लाभांश दिया जा सकता है, 10 रुपए का भी लाभांश दिया जा सकता है। लेकिन जो पूर्वाधिकार के अंशधारी होते हैं इनको एक निश्चित उस पर दिया जाता है, जैसे 8% है तो 8% के हिसाब से लाभांश दिया जाए, कि कंपनियों पर कितना ही लाभांश क्यों ना प्राप्त हो रहा हो, कितना भी डिविडेंड क्यों ना हो रहा हो, कितना ही प्रॉफिट कंपनी क्यों ना हो रहा हो, लेकिन उनको केवल 8% के हिसाब से दिया जाएगा। 8% उनके लिया गया है, 10% हो सकता है, मतलब जितना उनका तय कर दिया गया बस उनको उतना ही देना है। तो समता अंश के अंशधारियों क्या होता है, इनके लाभांश की कोई सीमा नहीं होती है। दूसरी बात है इन्हें बाद में लाभांश दिया जाता है, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को लाभांश दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है, बाद में अगर बच जाए तो उनको दिया जाता है। तो ये हमारे समता अंश के अंशधारी थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब समता अंश के बाद है अगला पूर्वाधिकार अंश। क्या होता है हमारा पूर्वाधिकार अंश? पूर्वाधिकार अंश क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। पूर्वाधिकार
अंश। पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं? वे अंश जिनको लाभांश सबसे पहले दिया जाता है। ऐसे अंश के अंशधारी, ऐसे शेयर होल्डर जिनको लाभांश सबसे पहले दिया जाता है। लाभांश सर्वप्रथम दिया जाता है, दिया जाता है तथा एक निश्चित दर से दिया जाता है। मतलब मैंने आपको बताया था भी 8% या 10%, 20%, जितना परसेंट होगा उतने परसेंट से दिया जाएगा। एक निश्चित दर से दिया जाता है। राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है आज मेरी। एक निश्चित दर से दिया जाता है। लाभांश सर्वप्रथम दिया जाता है, एक निश्चित दर से दिया जाता है तथा हर वर्ष दिया जाता है। हर वर्ष दिया जाता है, हर साल दिया जाता है, हर वर्ष दिया जाता है। अर्थात कंपनी को लाभ हो या ना हो दिया जाता है। ये कंपनी के लेनदार भी होते हैं, इन्हें कंपनी के लेनदार भी कहते हैं। ये कंपनी के लेनदार भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंपनी के लेनदार भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? कंपनी के लेनदार यानी क्रेडिटर्स भी कहलाते हैं। पूर्वाधिकार अंशधारियों की बात कर रहा हूं मैं। ये इनको सर्वप्रथम लाभांश दिया जाता है, एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है, हर वर्ष लाभांश दिया जाता है और ये कंपनी के लेनदार यानी क्रेडिटर भी कहलाते हैं। ये कंपनी के मालिक नहीं होते हैं। पूर्वाधिकार अंश के अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं, ऑनर होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कंपनी के लेनदार होते हैं पूर्वाधिकार अंश के अंशधारी। लेकिन जो हमारे समता अंश के अंशधारी होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं उसके मालिक। अगला हमारा है पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। पूर्वाधिकार अंशों के कितने प्रकार के होते हैं? पूर्वाधिकार अंश कितने प्रकार के होते हैं? पूर्वाधिकार अंश होते हैं सबसे पहले असंचयी अंश और संचयी अंश। पहला है हमारा असंचयी पूर्वाधिकार, असंचयी पूर्वाधिकार अंश। दूसरा संचयी पूर्वाधिकार अंश। संचय पूर्वाधिकार अंश, असंचय पूर्वाधिकार अंश। संचय पूर्वाधिकार अंश क्या होता है और असंचय पूर्वाधिकार अंश क्या होता है? देखो, संचय पूर्वाधिकार अंश का मतलब होता है जिसमें इसका मतलब ये है कि जिस वर्ष कंपनी को लाभांश प्राप्त नहीं होता है उस वर्ष कंपनी पूर्वाधिकार के अंश के अंशधारियों को भी लाभांश नहीं देती अगर वह असंचयी पूर्वाधिकार अंश है। और संचयी पूर्वाधिकार अंश क्या होता है? इसमें क्या होता है, पिछले वर्ष में अगर कभी लाभांश नहीं दिया गया है तो उस लाभांश को अगले वर्ष भी नहीं दिया जाता। जैसे ऐसे समझ लीजिए इसको, जैसे 2020 में कंपनी को लाभ प्राप्त नहीं हुआ और कंपनी ने इनको लाभांश नहीं दिया। 2021 में कंपनी को लाभांश प्राप्त हुआ, कंपनी ने असंचयी पूर्वाधिकार के अंशधारी को लाभांश दिया, लेकिन केवल 2021 का लाभांश देंगे, 2020 का लाभांश नहीं देंगे। समझ में आया? जिस वर्ष लाभ हुआ उसी वर्ष का देंगे, जिस वर्ष नहीं हुआ। लेकिन असंचयी पूर्वाधिकार अंश में क्या होता है, मान लो 2020 में कंपनी को लाभांश प्राप्त नहीं हुआ, उसने लाभांश नहीं दिया, लेकिन जब 2021 में उसे लाभांश प्राप्त होंगे तो वह 2021 का भी लाभांश देगी और 2020 का भी लाभांश मिलेगा उसे। मतलब उन्हें दोनों साल का मिलेगा। संचय का मतलब क्या होता है, जो लाभांश उन्हें पिछले वर्षों में नहीं मिल पाया है वो संचय हो जाता है, रिजर्व हो जाता है, अगले साल दे दिया जाता है। लेकिन असंचय में ऐसा नहीं होता, जिस साल नहीं मिला उस साल नहीं मिला, जिस साल है उसी, जिस साल प्रॉफिट हुआ उसी साल का मिलेगा, पिछले साल का कोई गिनती नहीं की जाती। तो संचय और संचय का यही एक मुख्य अंतर है कि इसमें पिछले वर्ष में अगर कोई लाभांश नहीं मिला है तो उस लाभांश को भी अगले वर्ष में जब लाभ होएगा तो उसमें उसी में मिला के दे दिया जाता है, मतलब संचित हो जाता है, रिजर्व हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं है, जैसे 2020 में लाभांश प्राप्त हुआ, नहीं हुआ तो लाभांश नहीं दिया जाएगा। प्रॉफिट नहीं हुआ 2020 में कंपनी को तो लाभांश नहीं देगी, 2021 में हुआ तो 2021 का दे देगी। लेकिन इसमें 2020 में लाभांश प्राप्त हुआ, कंपनी ने नहीं दिया, लेकिन जब 2021 में उसे लाभ प्राप्त हुआ तो वो 2021 का भी लाभांश देगी और 2020 का भी देगी। इसको कहते हैं संचयी पूर्वाधिकारी अंश। तो संचय पूर्वाधिकारी अंश और असंचय पूर्वाधिकारी अंश समझ में आ गया होगा। ये दो प्रकार थे जो मैंने आपको बताया। अगला हमारा है परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश।
परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय। परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं? परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश वो होते हैं जो एक समय के बाद अपने अंशों को समता अंशों में यानी इक्विटी शेयर में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यानी क्या कर सकते हैं? ये अपने अंशों को समता अंशों में बदल सकते हैं एक निश्चित तिथि के बाद। अब परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश में कभी भी अपने अंशों को समता अंशों में, किसमें? समता अंशों में नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। समझ में आया? अंशों को समता अंशों में बदला जा सकता है परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश को, लेकिन इसमें पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशों में कभी नहीं बदला जा सकता। बस ये एक मुख्य कारण होता है परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंशों का। क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशों में बदला जा सकता है, तो बिल्कुल बदला जा सकता है। क्या अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशों में बदला जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं बदला जा सकता, वो हमेशा पूर्वाधिकार अंश ही रहेंगे। अगला है भागयुक्त और अभागयुक्त। भागयुक्त और अभागयुक्त। भागयुक्त और अभागयुक्त क्या होता है? भागयुक्त क्या होते हैं? पूर्वाधिकारी अंश। और अभागयुक्त पूर्वाधिकारी अंश क्या होते हैं? भागयुक्त पूर्वाधिकारी अंश वो होते हैं, जैसे मान लीजिए 2021 में जो लाभांश प्राप्त हुआ। अब एक पूर्वाधिकार अंश के अंशधारियों को 8% से लाभांश दिया जाता है। अब इस वर्ष ज़्यादा लाभांश आ गया, इस बार ज़्यादा प्रॉफिट हो गया कंपनी को, तो कंपनी चाहे तो 8% की जगह उन्हें क्या दे सकती है? 9% लाभांश दे सकती है, 10% लाभांश दे सकती है, 11% की दर से लाभांश दे सकती है। मतलब चाहे क्या कर सकती है? एक्स्ट्रा लाभांश दे सकती है। 8% देने के बाद भी अगर लाभांश बच जाता है तो वो इनको दे देती है। लेकिन अभागयुक्त में ऐसा नहीं होता। इसमें अगर उन्होंने कह दिया कि 8% के हिसाब से लाभांश मिलेगा तो 8% के हिसाब से ही लाभांश मिलेगा, चाहे भले ही कंपनी को कितना भी लाभ हो जाए, कितना भी प्रॉफिट हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ 8% के हिसाब से लाभांश दिया जाएगा। तो भागयुक्त और अभागयुक्त में क्या होता है? इसमें कंपनी क्या करती है? केवल उतना ही लाभांश देती है जितना लिखा गया। 8% है तुम्हारा तो 8% लेके जाओ। यहाँ क्या होता है? अगर कंपनी को ज़्यादा लाभांश प्राप्त हो गया तो 8% देने के बाद बच जाए तो 2% और दे दे, 3%, जितना चाहे वो उतना और दे सकती है। तो ये भागयुक्त और अभागयुक्त लाभांश पूर्वाधिकार अंश थे। तो आई होप आपको पूर्वाधिकार अंश के सभी प्रकार समझ में आ गए होंगे। तो अगर आ गए तो हम अगले प्रकार के अंशों पर चलते हैं। और कितने प्रकार के अंश होते हैं? अगला है अंशों के प्रकार में, वो है हमारा स्वैट अंश। क्या होते हैं वो? स्वैट अंश। स्वैट अंश क्या होते हैं? स्वैट अंश किसे कहते हैं? स्वैट अंश क्या होता है? स्वैट अंश कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 237 के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 2013 की धारा, ये धारा याद रखिएगा, कि धारा 237 के अनुसार समझ में आया? स्वैट अंशों की परिभाषा किसमें दी गई है? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 237 के अंतर्गत क्या दी गई हुई है? स्वैट अंशों की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन आ सकता है स्वैट अंश की परिभाषा किस अधिनियम के अंतर्गत दी गई है? तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 237 के अनुसार हमें क्या दी गई है? स्वैट अंशों की परिभाषा दी गई है। स्वैट अंश क्या होते हैं? वे अंश जिसको कंपनी केवल कर्मचारियों तथा संचालकों में ही निर्गमित किया जा सकता है, तथा संचालकों को निर्गमित कर सकती है।
निर्गमित कर सकती है। स्वैट अंश ऐसे अंश होते हैं जो आमतौर से सभी को निर्गमित नहीं किए जाते, सभी को इशू नहीं किए जाते, उसको केवल उनको करे जाते या तो कंपनी के आप कर्मचारी हों या कंपनी के संचालक हों। अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आपको स्वैट अंश दिए जाएंगे, या आप संचालक हैं तो आपको, मतलब इन्हीं दो लोगों को ही स्वैट अंश दिया जा सकता है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 237 के अनुसार स्वैट अंशों की परिभाषा दी गई है। स्वैट अंश क्या होते हैं? वे अंश जिनको केवल कर्मचारियों और संचालकों दो को ही निर्गमित किया जा सकता है, आम जनता में उसको बेचने के लिए नहीं रखा जा सकता। ऐसे अंश स्वैट अंश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऐसे अंश स्वैट अंश कहलाते हैं। स्वैट अंश के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्वैट अंश क्या कहते हैं? तो अंशों के प्रकार आपके समझ में आ गए होंगे आपके कि अंशों के प्रकार कितने होते हैं। अच्छा, अंशों पर कितनी याचनाएं की जाती हैं? तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? हमें अंशों को खरीदने के लिए एप्लीकेशन देना पड़ती है। एप्लीकेशन सबसे पहले हम क्या करते हैं? अंशों को खरीदने के लिए एप्लीकेशन देते हैं। एप्लीकेशन के साथ जो भी वो रुपए मांगते, 2 रुपये, जैसे मान लो 10 रुपये का अंश है और 10 रुपये के अंश में उन्होंने क्या कह दिया, 2 रुपये आप एप्लीकेशन पे देंगे। फिर उन्होंने क्या, अलॉटमेंट, उन्होंने अलॉटमेंट पे 3 रुपये आपसे मांग लिए। फिर उन्होंने फर्स्ट कॉल करी, फर्स्ट कॉल पे उन्होंने आपसे 3 रुपये मांगे और सेकंड कॉल पे आपसे 2 रुपये मांगे। इस प्रकार से कंपनी अंशों पर पैसा लेती है। कैसा भी हो सकता है, मान लो यहाँ 3 रुपये ले ले, कितने, मतलब 10 रुपये का अगर अंश है तो इस तरह से ले सकती है। एक मतलब पूरे एक बार में पैसे नहीं लेती वो, कुछ एप्लीकेशन पे लेगी, कुछ अलॉटमेंट पे लेगी, कुछ फर्स्ट कॉल पे लेगी, कुछ सेकंड कॉल पे लेगी, इस तरह से वो लेती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अंशों पर एक बार में पूरी राशि नहीं मांगी जाती है, थोड़ी थोड़ी करके राशि मांगी जाती है। अगला टॉपिक है अंशों पर प्रीमियम। अंशों पर प्रीमियम क्या होता है? अंशों पर प्रीमियम किसे कहते हैं? अंशों पर प्रीमियम क्या होता है? जब कंपनी अंशों को उनके मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचती है तो ऐसी राशि को, अधिक मूल्य की राशि को क्या कहते हैं? प्रीमियम कहते हैं। जैसे 10 रुपये का अंश अगर वो 12 रुपये में बेच रही है तो 10 रुपये तो अंश की है और 2 रुपये जो आपके हैं वो आपके किसके हैं? प्रीमियम के हैं। ये 2 रुपये किसके हैं? प्रीमियम के। जब अंशों की मांग ज़्यादा हो जाती है, अंशों की जो ऑर्डर है, अंशों पर ज़्यादा एप्लीकेशन आने लगती है तो क्या करती है? अंशों को प्रीमियम पर बेचना शुरू कर देती है। तो प्रीमियम से क्या होता है? अंशों को प्रीमियम पर बेचने से क्या होता है कि एक अंश जो 10 रुपये का है वो 12 रुपये में, 14 रुपये में बेचती है। तो ये जब अंशों को उनके मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो ऐसे निर्गमन को प्रीमियम पर निर्गमन कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे निर्गमन को? ऐसे इशू को क्या कहते हैं? प्रीमियम पर इशू करना कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि जो अंशों पर कंपनी प्रीमियम लेती है उस प्रीमियम को वो कहाँ खर्च कर सकती है। अंशों पर जो प्रीमियम लेती है, जैसे मान लो हमने आपको बताया था कि 10 रुपये का अंश अगर उसने 12 रुपये में बेचा तो 2 रुपये प्रीमियम ले लिया, तो ये 2 रुपये प्रीमियम जो उसने कंपनी लिया इसको वो खर्च कहाँ कर सकती है? तो इसके बारे में भी एक अधिनियम है 2013 की धारा 52 के अनुसार, धारा 52 के अनुसार वो बताए हुए जगहों पर ही प्रीमियम की राशि को, प्रीमियम के पैसे को खर्च कर सकती, प्रयोग कर सकती। पहला, चुकता अंश बोनस अंशों के रूप में। पहला क्या है? चुकता अंशों के बोनस के रूप में, मतलब बोनस दे सकती, इससे क्या दे सकती? वो रूप में निर्गमन कर सकती है। क्या कर सकती? चुकता अंश जो है, चुकता अंश के जो अंशधारी हैं उनको बोनस दे सकती है। इस पैसे से क्या दे सकती है? बोनस दे सकती है। अंशों व ऋण पत्रों के निर्गमन के लिए किए गए व्यय, अंशों व ऋण पत्रों के निर्गमन पर किए गए व्यय। अंशों और ऋण पत्रों के जब निगमन किया था, इशू किया जाता, उस पर जो व्यय होता है, जो खर्चा होता है, उस खर्चे में इन पैसों का यूज कर सकती है। हमारा अगला है इसी में कमीशन व्ययों को अपलिखित करने के लिए, कमीशन व्ययों को अपलिखित
करने में, किसमें, कमीशन व्यय को अपलिखित करने में इसका उपयोग कर सकती है। कमीशन व्यय को अपलिखित करने में भी इसका यूज कर सकती है, मतलब कमीशन अगर देना हो तो इन्हीं पैसों का यूज करके वो कमीशन दे सकती है। तो इन सभी कार्यों के लिए वो इसका यूज कर सकती है। तो ये था अंशों पर प्रीमियम की राशि को कहाँ यूज कर सकती है। इसकी धारा क्या है, इसकी धारा 52 है जो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार दी गई है। अगला हमारा इसी में अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक की ओर चलते हैं। अवशिष्ट याचनाएं। अवशिष्ट याचनाएं होती क्या है, जब अंशधारी अपने अंशों पर जो कॉलें करी जाती हैं, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल की राशि चुकाने में असमर्थ हो जाता है या राशि नहीं चुका पाता है, तो उस समय अवशिष्ट याचना, ऐसी याचनाओं को क्या कहा जाता है, अवशिष्ट याचनाएं कहा जाता है। कि कंपनी ने पैसा मांगा एप्लीकेशन, जैसे मान लो आपने एप्लीकेशन तो दे दी, अब उसके बाद आपने अलॉटमेंट दे दिया, फिर उन्होंने फर्स्ट कॉल के लिए जब पैसा मांगा तो आपके पास पैसा था ही नहीं, आप पैसा नहीं दे पाए, तो ऐसी याचनाएं क्या होती हैं, अवशिष्ट याचनाएं होती हैं। तो अवशिष्ट याचनाओं पर 10% की दर से ब्याज दिया जाता है। ब्याज कितना दिया जाता है हमारा, ब्याज 10% की दर से दिया जाता है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की टेबल F के अनुसार है। किसके अनुसार है, टेबल F के अनुसार है। किसके अनुसार ये बात बताई गई है, टेबल F के अनुसार जो भी आपके बकाया राशि होगी, जैसे मान लो आपने अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दिए, तो अलॉटमेंट पे जितने पैसे आप नहीं दे पाए हैं उस पर जब बाद में देंगे या बाद में जब दिए जाता है तो आपको 10% ब्याज भी उस पर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, 10% ब्याज। ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा टेबल F में बताया गया है। किसमें बताया गया है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2013 की टेबल F में बताया गया है। किसमें बताया गया, इसको 2013 की धारा टेबल F में बताया गया। ये चीज आप ध्यान रखिएगा बहुत ही आराम से। अगला है अधिकार वाले अंश। क्या है हमारा, अधिकार वाले अंश। अधिकार वाले अंश, अधिकार वाले अंश। अधिकार वाले अंश की डेफिनेशन किसमें दी गई है, अधिकार वाले अंश की डेफिनेशन धारा 62(1) के अनुसार दी गई। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 में 1 के अनुसार दी गई है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 की 1 के अनुसार अधिकार वाले अंशों की डेफिनेशन दी गई है। किसकी दी गई है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62(1) के अनुसार क्या दिया गया, अधिकार वाले अंशों की डेफिनेशन दी गई है। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी क्या बता रहा हूं, इसकी धाराएं बता रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ज्यादातर पेपरों में धाराएं पूछी जाती हैं, तो आई होप आप लोगों को ये सारी धाराएं समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इस प्रकार हमारा ये जो चैप्टर था कंपनी के लेखे अंश ये पूरा होता है। मैंने आपको इसमें जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सब समझा दी हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और मिलते हैं हम अपने अगले चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद।